हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 580 को किया था, क्या था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और हमने करनी थी 600 सीरीज चालू। इसमें हमारे में है केवल एक ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसके बारे में बात करता है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके बारे में जो एक्सटर्नल ऑडिटर को इंस्ट्रक्शंस है उसकी बात करता है। SA 610 ये है SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसको हम लर्न करेंगे ट्रस्ट से। टास्क नॉट इन्वॉल्विंग जजमेंट, कौन कौन से टास्क ऑडिटर को दिए जा सकते हैं, क्या रिस्क आइडेंटिफाई करेगा इंटरनल ऑडिटर द्वारा, और अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी एज सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द रिव्यू, टीच द टेस्ट द एडुकेसी। तो चलो चलते हैं आगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे के? हर ऐसे का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है कि डील्स विद द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जब वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करेगा तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि ये इंटरनल ऑडिटर का वर्क कैसे यूज किया सकता है। हाउ एन एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज इंटरनल ऑडिटर्स वर्क टू गेन ऑडिट इवेंट्स और डेलीगेट सच एज ऑडिट टास्क एप्रोप्रिएटली। यानी कि उसके इंटरनल ऑडिटर को क्या क्या काम अलॉट किए जा सकते हैं और उसके एविडेंस को कैसे यूज किया जा सकता है, ये बताता है SA 610। और इसको हम थोड़ा और लर्न करते हैं इंटरनल से कि क्या क्या ऑडिटर उसके बारे में, इंटरनल ऑडिटर बारे में करेगा। आइडेंटिफाइंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि उस एंटिटी में जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसको क्या रोल है, क्या क्या वो काम कर रहा है, उस फंक्शन की क्या यूटिलिटी है, इसके बारे में वो आइडेंटिफाई करेगा ऑडिटर जब उसका वर्क यूज करना चाहेगा। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इंटरनल ऑडिट के नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके काम की एडिक्वेसी क्या है। एवेल्यूएट द कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, क्या इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट है और क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी के इन्फ्लुएंस में काम तो नहीं कर सका, इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है और दूसरों के प्रभाव में नहीं है। ये इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैनेजमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मैनेजमेंट का अपॉइंट किया हुआ है तो मैनेजमेंट के फेवर की बात करेगा, पर इसकी ऑब्जेक्टिव को चेक करना भी जरूरी है। रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिट एप्रोप्रिएटली, ये भी ऑडिटर को करना है कि उसको पहले करेगा कि क्या उसकी ऑडिट को यूज करना एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये एक्सटर्नल ऑडिट के फंक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और असाइन द लिमिटेड वर्क इज परमिटेड। एक्सटर्नल ऑडिटर केवल थोड़ा काम ही उसको देगा, लिमिटेड काम देगा, पूरी के पूरी ऑडिट उसके भरोसे नहीं कर देगा, और उसके एक्सटर्नल ऑडिटर जो है लिंक करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल को, और उसके हिसाब से अपनी ओपिनियन ड्रॉ करेगा। तो इंटरनल ऑडिटर का काम जब यूज करेगा उससे पहले जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसके काम के स्कोप, नेचर, उसकी फंक्शन को देखेगा, उसके काम के देखेगा कि ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, और जो उसके जो प्रोसीजर हैं इंटरनल ऑडिटर के उनको भी पूरा देखेगा, और तभी उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस पे ट्रस्ट करेगा। जो कि इंटरनल ऑडिटर से हमने ऊपर पढ़ा था कि उसके काम को ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। SA 610 के हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड, अगर हाँ यस, if yes, how such work can be used effectively in planning and performing the external audit। यानी कि 610 डायरेक्ट करता है ऑडिटर को कि वो इंटरनल ऑडिटर का काम कैसे यूज करेगा, अगर यूज कर पाएगा तो उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करेगा अपनी ऑडिट को प्लान और परफॉर्म करने के लिए।
इंटरनल ऑडिटर फंक्शन क्या होता है? इंटरनल ऑडिट जो होता है वो मैनेजमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, टीम और पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। एंटाइटी परफॉर्म द एश्योरेंस एंड consulting the activities to evaluate and approve the effectiveness of the risk management, internal control and governance। यानी कि मैनेजमेंट ऑडिटर अपॉइंट करती है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कि वो इसके बारे में एश्योरेंस देता है कि मैनेजमेंट में जो उसका रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन है, इंटरनल कंट्रोल है, और जो गवर्नेंस की पालना है वो अप्रोप्रिएट रूप से हो रही है। एंटाइटी के इंटरनली वो इंटरनल मैनेजमेंट को रिपोर्ट देते हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट की बात होती रहती है कि इसमें एंटाइटी के इंटरनल कंट्रोल इनको इम्प्रूव किया जाए, उसमें कोई रिस्क तो नहीं है, एंटाइटी के ऑपरेशंस में कोई रिस्क तो नहीं है, और उसकी जो गवर्नेंस है वो कैसे चल रही है उसके बारे में वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके वो अपनी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का एग्जामिन करके, ये डे टू डे बेसिस पे होता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन डे टू डे बेसिस पे होता है, और एंटाइटी द्वारा अपने एम्प्लॉय को या बाहर के किसी बंदे को लगाकर करवाई जाती है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट की गाइडेंस में, मैनेजमेंट की डायरेक्शन में काम करती है और मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करती है। तो इसका फंक्शन होगा, जब यूज करेगा तो वो देखेगा, क्या देखेगा कि कंप्लायंस विद द कंपनीज पॉलिसी एंड रिपोर्ट। ये इंटरनल ऑडिट कंप्लाई करता है कि कंपनी की जो पॉलिसीज हैं और ये पूरी रूप से जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं कंपनी की पॉलिसीज को पालना कर रहे हैं, कंपनी के ऑपरेशन कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, कंपनी के सेट प्रोसीजर के हिसाब से हो रहे हैं, और इसकी रिपोर्ट वो करता है। अगर ऑडिट कमेटी हो तो ऑडिट कमेटी लॉ में आती पड़ी जाएगी, पर जहां बड़ी फर्में होती हैं उनको इंटरनल जो उनको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत होती है। तो अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को करेगी, नहीं तो मैनेजमेंट को करेगी। तो ये इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन है। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करता है और कंपनी की पॉलिसी और उसके प्रोसीजर है, उसकी कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस के बारे में सारी जानकारी करता है। इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर में डिफरेंस क्या है? इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट अपॉइंट करती है और एक्सटर्नल ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंप्रूव करता है ऑपरेशन एंड कंट्रोल को। यानी कि हमने बात करी थी कि ये कंपनी के प्रोसीजर को, सिस्टम को देखता है, जबकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन देता है। हम ऑडिट में बात कर रहे हैं शुरू से कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर का टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द क्या कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बेटर थ्रू द फ्रॉड और एरर, और एंड टू रिपोर्ट। तो इसकी ओपिनियन देनी है, केवल इनका काम है। पर ये काम करता है कि ऑपरेशन में कोई कमी है तो उसके इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसीज हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और इंटरनल ऑडिटर ये भी मैनेजमेंट को ये भी बताता है कि उनका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, सजेशन भी इंटरनल ऑडिटर देता है। इसका स्कोप क्या होता है? ये डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट है कि इंटरनल ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर का डिमांड है, जो स्कोप है, वो एग्जामिन डिटरमाइंड बाय द लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी कि कंपनी एक्ट भी डिसाइड करता है कि इंटरनल ऑडिटर, ये एक्सटर्नल ऑडिटर कितना काम करेगा, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी उसके स्कोप को डिसाइड करते हैं। रिपोर्टिंग किसको करता है? ये मैनेजमेंट को करता है। अगर ऑडिट कमेटी हो तो ऑडिट कमेटी को करता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट बनती है वो शेयर होल्डर्स को बनती है। इसके बारे में हम आगे 70 सीरीज में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिटर की लिमिटेड होती है। क्या ये इंडिपेंडेंस लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है, मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है, मैनेजमेंट की डायरेक्शन से काम करता है।
तो ये तो मैनेजमेंट के हिसाब से होगा, इसलिए फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, इसकी इंडिपेंडेंस है वो लिमिटेड हो जाती है। पर ये इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ये एथिकल रिक्वायरमेंट, मेन एथिकल रिक्वायरमेंट है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। What factors should the external auditor evaluate before using the internal audit work? इंटरनल ऑडिट का वर्क यूज करना चाहता है एक्सटर्नल ऑडिटर, तो वो क्या क्या चेक करेगा? पहले काम करने से करेगा कि वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात की थी कि वो फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स है। अगर ये मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है तो कैसे हमारे काम आएगा, एक्सटर्नल ऑडिटर के कैसे काम आएगा? इसलिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना है कि इंडिपेंडेंट होकर अपनी रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये देखना पड़ेगा, या मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में रिपोर्ट कर रहा है। टेक्निकल कॉम्पिटेंस है या नहीं है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है। मैनेजमेंट अपनी मर्जी से किसी को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, इसलिए इसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करना, अगर काम यूज करना चाहता है तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर का काम है कि उसकी कॉम्पिटेंसी को यूज करे कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। और उसकी अप्रोच क्या है, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच है क्या, क्या वो क्वालिटी कंट्रोल को पालना करती है, एडर करती है कि क्वालिटी कंट्रोल है जो उसको वो उसके अनुसार काम कर रहा है, और उसका काम एडिक्वेट है। इंटरनल ऑडिटर जो काम कर रहा है वो एडिक्वेटली है, उसकी वो पूरा का पूरा उसको चेक कर रहा है, जो काम कर रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके ही अपनी रिपोर्ट दे रहा है। तो इंटरनल ऑडिटर का काम करने से पहले वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी कॉम्पिटेंस, उसका सिस्टम, डिसिप्लिन अप्रोच और उसके वर्क की एडिकेसी को एसेस करेगा, तो ही उसके वर्क को काम यूज करेगा। अब इंटरनल ऑडिटर का काम है उसको एक्सटर्नल ऑडिट यूज करेगा, तो उसके दो रास्ते हैं, दो टाइप हैं, दो वेज है। एक तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट को यूज कर ले, जो उसने बना रखी है उसकी ऑडिट रिपोर्ट को वो यूज कर ले, यूज देयर वर्क एज ऑडिट एविडेंस। उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, उसको भी एक ऑडिट रिपोर्ट है जो किसकी, इंटरनल ऑडिटर की, इंटरनल ऑडिटर्स उसको यूज कर ले। और दूसरा है कि उसको अपने काम के लिए, असिस्टेंस के लिए उसको काम ले लेवे, तो उसको अगर असिस्टेंट को काम लेगा अंडर सुपरविजन और उसको अपने प्रोसीजर बताएगा और एक्सटर्नल ऑडिटर के कंट्रोल में काम करेगा। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो उसकी डायरेक्ट असिस्टेंट लेने के और एक उसकी रिपोर्ट को एज ए ऑडिट एविडेंस करने के। अगर वो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम यूज करता है और कब नहीं कर सकता, इसके बारे में हम करेंगे कि जब नहीं कर सकता उसको छोड़ दो, बाकी काम को यूज कर सकता है। द एक्सटर्नल ऑडिट शैल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिट वर्क व्हेन लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि वो तो मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में ही काम कर रहा था या किसी तीसरे आदमी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था और टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी नहीं है, यानी कि उसके पास ना तो नॉलेज है ना उसको एक्सपीरियंस है ऑडिट करने का। मैनेजमेंट ने उसको बिठा दिया कि ऑडिट कर ले, तो इंटरनल ऑडिटर लगा दिया, तो उसके काम को एक्सटर्नल ऑडिटर यूज नहीं करेगा, जबकि वो मैनेजमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है और मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है और कॉम्पिटेंट भी नहीं है। वो एरिया सिग्निफिकेंट पॉसिबल जजमेंट है उनमें काम कर रहा है। कुछ जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें मैनेजमेंट के जजमेंट होते हैं और वहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और इनमें उसके बारे में ऑडिटर जो उन मामलों में इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं करेगा। जैसे कि किसी चीज का वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन अपना एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट करेगा। गोइंग कंसर्न असेसमेंट है वो ऑडिटर अपना करेगा। फ्रॉड का मामला सामने आ गया तो ऑडिटर अपने प्रोसीजर लगाएगा, यानी कि जो सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है वहाँ ऑडिटर अपना जजमेंट लेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा कर ही लेगा
उसमें वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज नहीं करेगा, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है मैनेजमेंट से, तो उसके वर्क को यूज नहीं करेगा। यानी कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर की इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, टेक्निकल कंपिटेंस को देखेगा, और जिन मामलों में सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट लगते हैं तो उन मामलों को में ऑडिटर उसके वर्क को यूज नहीं करेगा। अब बात दूसरा वे आया था कि ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंट में असिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं। तो कब कर सकता है? पहली बात तो है कि लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करते हो कि इन काम के लिए यूज किया जा सकता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग परमिट करते हो, तो वो ऑडिटर कॉम्पिटेंट है एंड ऑब्जेक्टिव है। पहली शर्त है उसकी कॉम्पिटेंसी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी को देखना। फिर उसके वर्क को डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा और रिव्यू करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर, जो कि काम उसने किया गया है, और उसको ऐसा कोई काम नहीं अलॉट करेगा, उसको ऐसा काम नहीं देगा जिसके मामले में सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत होती है, जिसके बारे में हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। यानी कि ऑडिटर का काम तभी कर सकता है जब वो कॉम्पिटेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, और वर्क को पूरा का पूरा वो इंटरनल ऑडिटर जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन में, सुपरविजन में करेगा, काम करेगा, और उसके काम को फिर एक्सटर्नल ऑडिटर रिव्यू करेगा, तभी यूज में लेगा। और जिन मामलों में सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व में उस काम में जो है एक्सटर्नल ऑडिटर उसके काम को यूज नहीं करेगा, और उन जिन मामलों में डायरेक्ट उसका काम यूज नहीं कर सकता, उन्हीं मामलों में उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस भी नहीं ले सकता। तो दोनों कोरिलेट करते हैं, न तो उसका मामला उन मामलों में यूज करेगा, न उसकी डायरेक्ट असिस्टेंट लेगा। भाई मान लो कि हमने उससे फिक्स एसेट्स का उसने वेरिफिकेशन कर रखा है, तो हम चूंकि इसमें भी फिक्स एसेट्स के वेरिफिकेशन में कोई प्रोफेशनल जजमेंट नहीं लग रहा, कोई कंपिटेंसी नहीं चाहिए कि नंबर काउंट किया और उसमें उसने उसका कर दिया कि एसेट्स खराब है, जहां कंपिटेंसी की जरूरत नहीं है वहां उसको यूज कर लेंगे। पर अगर ये प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी क्या वर्केबल है या नहीं है, काम में नहीं ले रख रखी है, और उसकी वैल्यूएशन की बात है, तो ये इंटरनल ऑडिटर अगर इंजीनियर नहीं है तो वो कैसे करके देगा उसके बारे में भैया बात। तो इसको हम उसकी वर्किंग को यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम किसी प्रॉपर की भी यूज करेंगे। यानी कि जो कॉम्पिटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है और जो ऑब्जेक्टिव काम करता है, इंडिपेंडेंट है, तो उसकी ही वर्किंग हम यूज करेंगे और उसी के लिए उसकी डायरेक्ट असिस्टेंट लेंगे। और हर ऐसी की तरह इसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। पहले तो हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस को जो हमने कैसे चेक किया है, कैसे असेस किया है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके स्कोप, नेचर और एक्सटेंट को करेंगे कि उसका काम का क्या है और कितना हमने यूज किया है उसमें से, और उसके लिए हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं उसकी एडिक्वेसी को एवेल्यूएट करने के लिए, और हमने कैसे कैसे उसके काम को सुपरविजन रिव्यू किया है जब हमने उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ली है। सॉरी। फिर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब उसने इंटरनल ऑडिटर का काम यूज किया तो क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई ऑडिट ओपिनियन कौन दे रहा है? ऑडिट ओपिनियन दे रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है ना। काम किसका यूज किया? इंटरनल ऑडिटर का। पर रेस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? एक्सटर्नल ऑडिटर ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा, केवल सोलरली रहेगा। इसके काम को यूज करने से रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर पर शिफ्ट नहीं हो जाती, और ऑडिटर जो है एक्सटर्नल ऑडिटर वो सोलोली रेस्पॉन्सिबल रहेगा ऑडिट ओपिनियन के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द एक्सटर्नल ऑडिटर। भैया काम तूने यूज लिया, अपना काम तूने कम किया, इसलिए ऑडिटर के एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर के काम करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ये कहता है SA 6110 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसके बाद हम अगले वीडियो में SA 700 से चालू करेंगे,
हमारे पास है 700, 701, 705, 706 एंड 7010। उसके बाद में हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो कंप्लीट हो जाएंगे और हम चैप्टर्स को पढ़ना, लर्न करना चालू करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में 700।